हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और आज जो ये वीडियो है, ये जैसे कि आपने मैसेज देखा होगा और जो थंबनेल आपने देखा है, आप सभी को वाइटल नर्सिंग एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी सभी जो व्यूवर्स हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो कैंडिडेट IKDRC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कैंडिडेट BMC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो निमांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो UPPSC का जो 19 दिसंबर को एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज का जो ये वीडियो शूट हो रहा है, ये वीडियो है मेनली BMC IKDRC निमांस और UPPSC के जो प्रीलिम्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो देखिए, जो स्ट्रेटेजी होती है एक एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो स्टूडेंट के माइंड में एक दिन पहले से सेट होनी चाहिए। और जैसा कि कल एग्ज़ाम है, तो इसीलिए आपकी स्ट्रेटेजी आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और बशर्ते जो मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी के बिना आप जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आप क्रैक करना थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि जो टाइमिंग आपको वहाँ मिलता है वो टाइमिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो उस टाइमिंग में आपको क्वेश्चंस को रीड भी करना है, ऑप्शंस को रीड करना है, फिर आपको एनालिसिस करना है, फिर क्लिक करना है। देन जैसे मान के चलिए कि CBT टेस्ट है तो आपको क्लिक करना होता है कंप्यूटर पे। अगर OMR की मैं बात करूँ, रिटन टेस्ट है, तो आपको OMR में फिल करना होता है। और तो इन सारे क्राइटेरिया में जितना टाइम आप यूटिलाइज करने वाले हैं वो टाइमिंग आपके पास शॉर्ट होती है। उस शॉर्ट टाइम को आपको किस तरह से कहाँ यूज करना है, कहाँ आपको उसको प्रिजर्व करना है, किस टाइमिंग में आप कौन सा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेंड करने चाहिए, कैसे आपको बाद में अटेंड करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल अटेंड नहीं करने चाहिए। क्योंकि हमेशा आपके दिमाग में एक सेटअप होना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट जो BMC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे FSW हैं, ANMs हैं, MPSWs हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, लैबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ वो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो शायद आपको उम्मीद हो सकती है कि आप उससे बेहतर आप एक अपना रिजल्ट ले पाएँ, ठीक है। खास इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि कल 17 दिसंबर को जो BMC और IKDRC का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको एज सून एज यहाँ पे जो ये अपना वाइटल नर्सिंग एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो आप उन्हें पूरा देखिएगा और अपने एनालिसिस जो स्कोर आपको अचीव होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कट ऑफ का हम आइडिया लगा सकें। सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे IKDRC हुआ, निमांस का हुआ, तो ये कैंडिडेट्स भी अपना पेपर्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो हम उनके ऊपर भी मेमोरी बेस्ड जो है वो वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें आपकी हेल्प चाहिएगी, तो आप ज़रूर अपना कॉर्पोरेशन ज़रूर दें। मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये जो वीडियो है ये अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी को पहले तो क्लास स्टार्ट होने के सबसे पहले ही आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। भविष्य में जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए आप अभी सशक्त हैं, पूरी तैयारियां आपकी हो चुकी है, कुछ जो बाकी हैं वो आप आज फिनिश कर लीजिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो हमारी तरफ से आपके लिए है वो आप ये हैं कि कल 17 दिसंबर है, कल आप देखिए, जनरली जो चीज़ आपको पढ़नी थी वो आप पढ़ चुके हैं। मैं हमेशा एक ही एडवाइस करता हूँ कि रीसेंट मेमोरी जो है वो कभी भी यूजफुल नहीं होती है। तो जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है उस दिन हमें रिलैक्स रहना चाहिए, पूरी तरीके से काम रहना चाहिए। और जो आपके दिमाग में आपने लर्न किया है वो आपके माइंडसेट में रहेगा ही रहेगा। देखिए, जो चीज़ आपने 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पढ़ी है, आपको भी पता है कि वो आप 6 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में
अगर फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो फिर मैशअप क्रिएट करता है, मिक्सअप क्रिएट करता है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं एग्ज़ाम के टाइम में। तो इन चीज़ों से बचा जाए। दूसरा कोई क्या कर रहा है, इन चीज़ों को से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए जो तैयारी हमने की है वो सबसे बेस्ट की है, ये हमें हमारे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो चीज़ जो आप कर सकते हैं वो कोई और कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि हर बंदे को, हर कैंडिडेट्स को जो कुदरत ने जो दिमाग दिया है वो सबको बहुत अच्छा दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान इंटेलिजेंट नहीं है। मेरी नज़र में सब इंसान इंटेलिजेंट होते हैं, बशर्ते सिर्फ दीवार सवाल ये है कि वो अपना जो कंसंट्रेशन है, वो उसकी लाइनअप है, वो किस तरह यूज करते हैं, बस इतना सा फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है। तो आप सभी के लिए सबसे पहले तो वाइटल नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का एक बार मैं फिर दोबारा स्वागत करता हूं। और आप सभी को एस्पायरेंट जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो नर्सिंग के हैं, जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक दैट लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, फार्मासिस्ट वगैरह हैं, एफएसडब्ल्यू हैं, एमपीएसडब्ल्यू हैं और स्टाफ नर्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, हमारे क्लिक्स की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज के पहले अपन बात कर लेते हैं वीएमसी के पेपर्स के ऊपर। ठीक है। तो देखिए वीएमसी की बात करूं मैं, वीएमसी में जो 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पेपर्स होने वाले हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है तो एक पेपर स्टाफ नर्स का है, फिर एफएसडब्ल्यू का है, एमपीएसडब्ल्यू का है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है यानी एलटी का है और फार्मासिस्ट का है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोकसेबल आपके जितने भी ये 5 कैडर हैं, ठीक है, ये 5 कैडर हैं, पांचों कैडर में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो हैं सब्जेक्टिव के, जो हैं सब्जेक्टिव के। ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। कंपटीशंस जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो हैं आपके अदर सब्जेक्ट के, वो हैं अदर सब्जेक्ट के। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस कहाँ करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको पता है आपका यहीं पे रहेगा, क्योंकि मेजोरिटी यही है कि आप सब मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं, तो आपका स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो यही रहेगा, सब्जेक्टिव। ठीक है। तो मेरा अनुमान ये है और मेरी आपको सभी को एडवाइस है कि जो भी कैंडिडेट, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे एफएसडब्ल्यू हो, चाहे एमपीएसडब्ल्यू हो, चाहे एलटी हो या फार्मासिस्ट हो, सबसे मेजोरिटी जोन आपकी ये है। अब यहाँ क्वेश्चंस टाइप की मैं बात करूँ पहले सब्जेक्टिव की, तो क्वेश्चन टाइप देखिए आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको सिंगल लाइन, एक मिलेंगे आपको सिंगल लाइन, एक मिलेंगे आपको डबल लाइन। ठीक है, डबल लाइन। अब इनका मतलब क्या होता है, देखिए सिंगल लाइन का मतलब हो गया आंसर यहाँ पे आपका एक ही है, सटीक है, करेक्ट है, एक ही आंसर होगा, रिमाइंड रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। और ये जो डबल लाइन है ये लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं। ये किसके क्वेश्चन है, लॉजिक के। यहाँ आपको थोड़ा समय लगेगा, सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा क्या आंसर यहाँ पे सही है। ऑप्शन आप सभी को पता है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन होते हैं। एक आपका ई भी हो सकता है। ठीक है, जिसको नॉन अटेम्प्ट होगा, अगर आपको अटेंड नहीं करना है तो ये भी ऑप्शंस दिया हुआ होता है, तो इस पर आपको राउंड अप करना होता है, क्लिक करना होता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी आपकी क्या है सब्जेक्ट को क्रॉस करने की। तो सब्जेक्ट क्रॉस करने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है, सिंगल लाइन जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो पढ़ लें। ठीक है। एक बार एटलीस्ट आपको एक बार तो उनको क्या करना है, रीड करना ही है, विथ ऑप्शन करना है। ठीक है, विथ ऑप्शन करना है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है जो सिंगल लाइन है, यानी कहने का मतलब ये हो गया क्वेश्चन जब आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं टिल 100 तक या 150 तक, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जोन जो आपका है वो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले क्या करना है, फिनिश करना है। स्ट्रॉन्ग जोन आपका कौन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो भी है आपका, ठीक है, मैं अभी नॉन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अदर सब्जेक्ट है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में आपको याद रखना है सिंगल लाइन जो आपके क्वेश्चन हैं वो सबसे पहले आपके टारगेट पे होने चाहिए, सटीक होते हैं, सिंगल आंसर रहेगा, ना कन्फ्यूजन होगा कि ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, सटीक आंसर आप देते हुए चलें, और अगर OMR है तो उसको राउंड जैसा है उसके राउंड को फिलअप करते हुए साथ साथ में चलें,
ऐसा नहीं करना है कि पहले पेपर सोल्व कर लेता हूँ फिर राउंड अप करना है, इस तरह से भी नहीं करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस किसी की भी नहीं है। ठीक है, जो एग्जाम दे चुके हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनको तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, जो एग्जाम दे चुके हैं उनको भले ही प्रैक्टिस हो। तो ये एनालिसिस आपको उसी समय वहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले मेरा तो यही सजेशन है कि आप सभी सिंगल लाइन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेंड करें, ताकि आपकी एनालिसिस आगे धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा आपका पेपर जो है वो आपकी पकड़ में हो जाएगा। ठीक है, सिंगल लाइन क्वेश्चन अटेंड करने के बाद फिर आते हैं आपके पास क्वेश्चंस लॉजिक वाले, जहां आपको थोड़ी देर समय लगेगी, यानी एवरेज 30 सेकंड भी लग सकती है, 1 मिनट भी लग सकती है एक क्वेश्चंस को अटेंड करने में। ठीक है, क्वेश्चंस को आपको 2 बार यहाँ पे रीड करना है, ऑप्शंस के साथ में करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे कूल और काम रहना है, ये आपको याद रखना है। कूल और काम रहना है, इसका मतलब ये है एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जो रॉन्ग आंसर होते हैं वो होते हैं हरी की वजह से। हरी क्या है? जल्दी। जल्दी हमें इस बात की नहीं है कि हमें कहीं जाना है, जल्दी इस बात की है कि क्वेश्चन मुझे आता है और ये इसका राइट आंसर है। सोचते नहीं है, सोचते नहीं है कि ये। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के एंड में देखना है, जैसे एंड में आपके एक्सेप्ट लिखा हो, ठीक है, एक्सेप्ट लिखा हो, या फिर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ये नहीं है, इस तरह से आपका वाक्य बोल रहा है, सेंटेंस आपको बोल रहा है। यहाँ आपको थोड़ा समय देना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक्सेप्ट इसने पूछा है, इसका मतलब है कि आपके 4 ऑप्शन है एमसीक्यूज में, तो 3 ऑप्शंस आपके जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो वो ही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो एक्सेप्ट लास्ट तक आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा क्वेश्चन है फटाफट पढ़ा आंसर मारा और हमारा तो बिल्कुल सही है, गारंटी है 90-90% वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, फिर आप बाहर आते हैं, सोचते हैं हमने इतने क्वेश्चन किए और ये गलत हो गए। ठीक है, आंसर की आती है तब और मेरे से ये गलती हो गई, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ओएमआर की मैं आपको बताऊं, ओएमआर में ऐसे 4 ब्लैंक होते हैं, 5 ऑप्शन हो गए तो 5 ब्लैंक हो गए। तो आपको ओएमआर को ना तो इस तरह से पूरा करना है ना, ना इस तरह से कर देना है, ना आपको दोनों मिक्स कर देनी है, आपकी जो सर्किल एरिया है उसी को आपको फिल करना है, आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ गए। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट का सिंगल लाइन और डबल लाइन क्वेश्चन। ठीक है, ये तो वो हैं जो आपको आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं मैंने आपको बताया है अभी, जो नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को सिर्फ आपको सिंगल रीड करना है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए जाना है, अटेंड नहीं करना है। कहीं आप ओएमआर में कुछ भी भर दो या कुछ ना भरो, सिर्फ आपको वहाँ पे पॉइंट लगा देना है। अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर मिल रहा है तो आप पॉइंट लगा दीजिए कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में देख लूँ। क्लियर हो गया, ये तो है आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं अपन नॉन सब्जेक्ट पे। तो अदर सब्जेक्ट से इसमें आपको क्या करना है, अदर सब्जेक्ट्स में देखिए ज़्यादातर चांसेस हैं जीके के। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी गुजराती, गुजराती ग्रामर। ठीक है, जीके गुजराती ग्रामर हो गया और गुजराती लिटरेचर हो गया। गुजराती लिटरेचर हो गया। ठीक है, देन जनरल इंग्लिश हो गया, देन जनरल इंग्लिश हो गया, देन रीजनिंग भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन क्वेश्चंस को आपको किस तरह से अटेंड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास काफ़ी ओपन कमेंट्स आए हैं जीके पे। तो देखिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको जीके प्रोवाइड नहीं कर सका, क्योंकि टाइमिंग, कुछ मेंबर्स और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस हुई हैं, इसी वजह से हम शूट नहीं कर पाए हैं जीके का। लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस दे रहा हूँ, पिछले प्रीवियस 3 मंथ के जितने भी प्रीवियस 6 मंथ 3 to 6 मंथ का आपको जीके एक बार रिवाइज कर लेना है, करंट, और जिसमें भी खासकर आपको याद रखना है पॉलिटिक्स। खासकर आपको याद रखना है पॉलिटिक्स, जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, जो जो असेंबली के, विधानसभा के, वो आपको स्टेट याद होने चाहिए। स्पोर्ट्स खासकर आपको देख लेना है किसको मेडल वगैरह दिखा है, या फिर ये वर्ल्ड कप हुआ है जो। ठीक है, G20 सम्मेलन इसी साल हुआ था 2023 में, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। इसके बाद इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो से साइंस के जो भी मिशन हुए हैं, जैसे मून है, सन है, वगैरह वगैरह जो भी मिशन हुए हैं, ये कुछ आर्मी से फैक्ट जो रिलेटेड हैं ये आपको, तो ये पॉइंट्स तो आपके क्लियर होने चाहिए, ये रिलेटेड बुक आपको याद रखना है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फिल्म फेयर अवार्ड भी हुआ है, फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं। ठीक है, खेल रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड, अवार्ड के बारे में आप थोड़ा बहुत जनरली पढ़ लेना। ठीक है, इस लगभग लगभग मुझे लगता है यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास सीधा आंसर है, तो अटेंड करना ही नहीं है, अगर नहीं आता है तो छोड़ ही देना है। अटेंड करने की भूल कभी मत करना, मैं अभी आपको लास्ट टाइम फिर कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए छोड़ दीजिए। 100 का पेपर हो, 150 का हो, 200 का हो, किसी कितने का भी हो, देखिए सिलेक्शंस आपको चाहिए एक सीट पे।
सिलेक्शन एक शीट पे चाहिए। अब ये तो है नहीं कि 100 के 100 आप कर दोगे तो ही सिलेक्शन आपका होने वाला है। सिलेक्शन देखिए 100 की एवरेज अपन चलते हैं तो जनरल जो कैटेगरी होती है 70 भी अगर आपके करेक्ट आ रहे हैं तो आपकी श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही ईजी होगा तो भी कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 75 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर मीडियम लॉजिक का क्वेश्चन डाले हैं, मीडियम लेवल का पेपर है तो 70 से लेके 65% तक जनरल का कट ऑफ जाता है। तो फिर आप कैटेगरी वाइज अपना करियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 का क्वेश्चन पेपर है, 70 आपने अटेंड किए हैं, 70 में से मान लेते हैं, देखिए क्विकनेस कतई नहीं करनी है, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, हरीनेस बिल्कुल नहीं करना है। सबसे महन जो सबसे मेन यहाँ पे एनिमी होता है, जो शत्रु होता है हमारा, वो कौन होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव से ही आपको बचना है। मैं आपको कह रहा हूँ, भले ही आपके क्वेश्चंस पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड मैंने क्या बोला आपको, जो क्वेश्चन है आप वो अटेंड करें, भले ही आपके 40 क्वेश्चन ही पहले राउंड में हुए हों, आपके 100 में से 60 क्वेश्चन बच गए हैं, 60 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 20 पे या 30 पे रिस्क लेना है, ओनली 20 से लेके 30 पे रिस्क लेना है, पूरे 60 पे रिस्क नहीं लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 20-30 में भी आपको वहाँ रिस्क लेनी है जहाँ आप एक या दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं कि ये राइट है कि ये राइट है। यहाँ आप सोचिए, विचारिए, प्रीवियस रिमाइंड कीजिए, जो आपके ऑप्शन मैंने आपको एक लॉजिक बताया भी था जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, और आपके माइंड में पहला ऑप्शन जो आ गया है वो ही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, ये मेरा दावा है, जो पहला ऑप्शन आपके माइंड में आ गया है वो आपका सही आंसर होगा। अगर उसी समय आपने दूसरा आंसर आपके दिमाग में आया, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा पहले ऑप्शंस को आप क्लिक करिए जो आपके माइंड में आ चुका है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे सब्जेक्ट्स की मैं आपको कहानी बता चुका हूँ। और जो देखिए लिटरेचर हो, गुजराती, कुछ भी हो, यानी जो भी सब्जेक्ट्स हो उसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अटेंड करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं। ये कतई नहीं सोचना है कि 100 का पेपर है तो हमें तो भैया 100 के 100 ही टच करते चलना है, सिलेक्शन लेके रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन कतई नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तो हो गई कहानी बीएमसी के सभी की। बात कर लेते हैं अब आईकेडीआरसी की। आईकेडीआरसी की देखिए स्टाफ नर्स का पेपर कल हो रहा है। ठीक है, और 150 क्वेश्चन है, 75 पार्ट में है। 75 जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, 75 जो है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, और 75 जो है वो नॉन सब्जेक्टिव है, मेजर पोर्शन है। तो सबसे पहला टारगेट आपका किस पे रहेगा? इस पे ही रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है। आपको 75 में से 65 देने ही देने हैं। 65 में पहला राउंड आपका फर्स्ट रीडर होगा, फर्स्ट रीड होगा वो जो सिंगल लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिंगल लाइन जो क्वेश्चन है वो आपके एक पहले राउंड में क्लियर हो जाने चाहिए। पूरे 75 क्वेश्चन आपको पहले नर्सिंग के करने हैं, सब्जेक्ट के करने हैं, ये बात आपको याद रखना है। भले ही पेपर का क्वेश्चन पहला स्टार्ट गुजराती से हो, लिटरेचर से, कहीं से हो, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को क्लिक करना है। सब्जेक्ट क्लिक करते हुए सिंगल लाइन रोड में चलेंगे आप, पहला ऑप्शन जो आए उस पर क्लिक किया, देन आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते आपको चलना है। सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाए वन राउंड में तो बेटर है, नहीं होता है तो दूसरे राउंड में भी आप सब्जेक्ट को क्लियर करो। पहले आप 75 में से एवरेज क्वेश्चन आपको 65 चलते हुए चलना है। मैंने आपको यही बोला है, गलत जो क्वेश्चन नहीं आए छोड़ देना है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। नॉन क्लियर हो गया ये। नॉन सब्जेक्ट में भी यही प्लान आपका होना चाहिए, सिंगल राइड लेनी है। पहले आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहा है, किस पार्ट में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। लिटरेचर में हूँ तो लिटरेचर के क्वेश्चन अटेंड करो, हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेंड करना है तो हिस्ट्री के करो, इंग्लिश के करना है इंग्लिश के करो, मैथ के करना है मैथ के, रीजनिंग करना है। जो पार्ट आपका इच्छा है उस पार्ट को आप सबसे पहले क्लीन बोर्ड करते हुए चलो। इस तरह से आपके यहाँ के क्वेश्चन भी, सवाल जो 75 है वो पूरे हो जाएंगे आपके अटेंड। लास्ट में आपको एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस मेरे हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ 150 टोटल क्वेश्चन है, इसमें से अगर आप 120 एवरेज लेके भी चल रहे हैं, 130 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 120 से 130 के बीच में अगर एवरेज अगर आपके क्वेश्चन अटेंड हो गए, एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, भले ही आप जनरल कैटेगरी के हों, यही मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो 150 टारगेट नहीं रखना है, मैं फिर कह रहा हूँ 150 टारगेट कतई नहीं रखना है। और एवरेज आपके 120 अगर आपको लग रहा है एवरेज मैंने बहुत अच्छा किया है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी बताई आपको वीएमसी के एग्जाम, उसी तरह आपको क्वेश्चन यहाँ भी अटेंड करना है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई मॉड्यूल चेंज नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट सबसे पहले रिसीव करनी है। और सबसे पहले तो आप सभी की मुझे पता है, पैरामेडिकल आप स्टाफ से, नर्सिंग के स्टाफ से, आपकी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही रहेगी, इसी को अटेंड करें।
बस, ठीक है। देन उसके बाद आप जंप करें, जब आपकी वो क्लियर हो जाए उसके बाद आप नॉन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलें, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ फिर निमांस की, ठीक है। निमांस की तो देखिए, निमांस का जो क्राइटेरिया रहता है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पैटर्न मुझे लगता है। इसमें भी सब्जेक्ट के भी मिलेंगे आपको, नॉन सब्जेक्ट में मिलेंगे, सीबीटी बेस ये एग्जाम है, बेंगलोर इसके सारे सेंटर्स हैं। यहाँ सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम एंड होगा, आपका रिजल्ट आपके डैशबोर्ड पे है, रिजल्ट आपका डैशबोर्ड पे है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन दो टाइप के मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको सिंगल लाइन के, ठीक है, यानी, और दूसरे मिलेंगे आपको डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब हो गया लॉजिक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, लॉजिक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, लॉजिक, ठीक है। और ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। फिर आपको नॉन सब्जेक्ट की सब्जेक्ट में बात करूँ तो नॉन सब्जेक्ट में आपको यहाँ देखिए जीके भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, ठीक है। और जीके आपको करंट पढ़ लेना है इंडिया का, ये आपको याद रखना है, इंडिया का आपको जीके पढ़ लेना है, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट में सिंगल लाइन की बात करूँ, सिंगल लाइन में ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कहाँ से, एनाटमी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एनाटमी से पूछे जा सकते हैं सिंगल लाइन में। एफ और कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिटी वैसे तो निमांस ने बहुत कम पूछी है, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स में कम्युनिटी इस पर फोकस रखा गया है, ये आपको याद रखना है। डबल लाइन के क्वेश्चंस में आपको खासकर याद रखना है एमएसएन में भी खासकर आपको याद रखना है जीआई, नर्वस, रेस्पिरेटरी, रीनल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जीआई, नर्वस, रीनल, रेस्पिरेटरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एमएसएन के बाद ये एफ पे मोर फोकस देता है, ओबीजी पे मोर फोकस देता है और पीडीए पे मोर फोकस देता है, ठीक है। यहाँ आपको लॉजिक के क्वेश्चन सारे मिलेंगे, तो यहाँ आपको समय देना है और फिर सॉल्यूशन लेना है। स्ट्रेटेजी सेम है जैसे मैंने पहले ही बताई है, सिंगल लाइन पहले अटैक करो, डबल लाइन थोड़ा सोचो फिर अटैक करो, ठीक है, नहीं आए छोड़ देना है। हमें भैया बिल्कुल कतई वो नहीं बनना है कि हम ही सिलेक्शन लेंगे, जब आप सीट पे बैठो तभी आप सोचोगे नहीं सिलेक्शन लेके ही जाना है, ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर हो जाए तो भैया अपनी कुर्सी आप खुद ही खोदोगे, ये भी फाइनल है, ओवर नहीं करना है। पहले धीरे धीरे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्वेश्चंस को पकड़िए, कैप्चर कीजिए, क्लियर करते हुए चलिए, धीरे 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 आप आगे आगे इस तरह से आपको बढ़ना है और फाइनल स्टेप पे आपको पहुंच जाना है। पेपर आपका कवर हो गया है, जैसे मान के चलिए निमांस में 100 क्वेश्चन है, पेपर आपने अटेंड कर लिया 65, टाइम आपके पास है तो 10 क्वेश्चनों पे आप रिस्क ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 65 हो गए हैं और आपने 35 क्वेश्चनों पे रिस्क ले लिया, आप अपना सिलेक्शन गंवा दोगे, फाइनल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। फिर बात कर लेता हूँ मैं यूपी पीएससी की। तो देखिए यूपी पीएससी वाले जो स्टाफ नर्स हैं उनके लिए एक ही कहानी है, प्रीलिम्स एग्जाम है, आपको भी पता है प्रीलिम्स एग्जाम, इसके बाद आपका मेंस होने वाला है। प्रीलिम्स में आपके एमसीक्यू आएंगे, मैं आपको दावा कर रहा हूँ 50% आपका पेपर जो है वो सिंगल लाइन स्लॉट पे होगा, सिंगल लाइन क्वेश्चन आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आराम से चिल मार के देना है पेपर, कतई स्ट्रेस कतई नहीं लेनी है, चाहे भले ही पेपर आपका घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको बिल्कुल नॉर्मल कूल और काम होके पेपर देना है। देखिए हम जो हैं, हम जिस स्टेज पे आज हैं वहाँ पे भी हम भी इन सब चीज़ों को सफ़र करते हुए आए हैं, एग्ज़ाम्स हमने भी खूब दी हैं, ऐसा नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे जब एक स्टूडेंट बैठता है उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है वो सब चीज़ एनालिसिस हमने कर रखी है, तो मैं सोच समझ के आपको एडवाइस दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करें और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ठीक है, इसी उम्मीद के साथ, ठीक है। अब मैं हमारे दूसरे कलीग्स हैं उनको बुलाना चाहता हूँ, वो आपको थोड़ा बहुत एडवाइस इसके बारे में दे सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड वो आपको एग्ज़ाम के टिप्स देंगे, वो भी आप एक बार ज़रूर सुनिए और अपने जो आगामी आपका एग्ज़ाम आने वाला है आप फॉलो कीजिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइटल नर्सिंग एकेडमी। वाइटल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है आप लोगों के अपने वीएमसी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम और आईकेडीआरसी अहमदाबाद, इन दोनों के कल जो है एग्ज़ाम्स है, उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट जो है, जो भी कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो वीएमसी का दे रहे हैं और चाहे आईकेडीआरसी का दे रहे हैं, ओके, जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे स्टाफ नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो लैब टेक के हैं, फार्मासिस्ट है और दूसरे डिपार्टमेंट के जिसमें भी जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, ओके, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सबको
इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हमारी बेस्ट विशेज़ है आप लोगों के लिए कि आप एग्ज़ाम पेपर को जो है अच्छे ढंग से पढ़कर और सही एकदम से करेक्ट आंसर के साथ उसका जो है रिस्पॉन्स दें। और आपका आई होप कि पेपर जो भी आप दें वो आपका बहुत अच्छा पेपर जाए और उसके साथ ही आपका जो सिलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिले। इन्हीं विशेष के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हैं तो ख़ास तौर से कुछ जो चीज़ें हैं उनका आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि एक जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को जो है आप अपने साथ ज़रूर डाउनलोड करके उसकी ज़ेरॉक्स अपने साथ ज़रूर रखें। साथ में उस एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको क्लियरली एक बार रीड आउट कर लें। और रीड आउट करने से पता होगा कि कौन-कौन सी ऐसी थिंग्स है जो उन्होंने वहाँ पर प्रोहिबिटेड करके रखी है, यानी लाने का मना कर रखा है कि भई ये चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो उन चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना ताकि आप अपने एग्ज़ाम से जो है वो प्रॉपर्ली आप दे पाओ और वहाँ से जो है आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं मिले। तो उन चीज़ों का ख़ास तौर से इंस्ट्रक्शन जो भी है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर उन इंस्ट्रक्शन का जो है आप फॉलो ज़रूर करें। और साथ में टाइम का ख़ास तौर से आपको बोलना चाहूँगा कि टाइम को जो है आप ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे कि जो भी आप टाइम जो है वहाँ पर टाइमिंग का जो शेड्यूल दे रखा है कि भाई इतने टाइम के अंदर जो है एग्ज़ाम्स की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और इतने टाइम तक एंट्री गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा, उसका ख़ास तौर से ध्यान रखते हुए एटलीस्ट कम से कम हाफ एन आवर जो है एग्ज़ाम के जो टाइमिंग आपको दे रखा है उससे पहले जाए ताकि आपको आप जो भी लोकेशन उस लोकेशन पर जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो उस चीज़ का भी खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, टाइम से आपको लेट नहीं होना है, टाइम के साथ ही आपको वहाँ पहुँचना है। नेक्स्ट मैं आपसे एक चीज़ क्लियर और बताना चाहूँगा कि जो भी आप एग्ज़ाम जिस भी आईकेडीआरसी का देने जा रहे हो या फिर बीएमसी का जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम को जो है आप जो जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है वो अब हो चुकी है। अब आपको ये ध्यान नहीं देना कि भई मेरे ये प्रिपरेशन में बाकी रह गया है या ये चीज़ मेरी छूट गई है, इस चीज़ को मैंने पढ़ा नहीं है, पता नहीं ये चीज़ पूछ लेंगे या वो होगी। ऐसा कुछ नहीं, जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं सबके कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सबने पूरी तैयारी के साथ जो है आपने जितनी भी तैयारी की है, तो लगभग सबने उतनी ही तैयारी की है। किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं है कि भाई भीड़ देखकर ये लगे कि नहीं यार इतनी भीड़ है पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये इस चीज़ को आप जो है इन सब चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल के रखें। आप तो यही सोचें कि मेरे को एक सीट निकालनी है, कैसे भी करके यहाँ पर मेरे को एक सीट, क्योंकि आपके लिए तो एक सीट ही है। ठीक है, बाकी वाले बोले कितनी भी सीट हो उससे क्या मतलब, आपके लिए एक सीट मतलब करती है। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एक सीट। तो सबके दिमाग के अंदर एक चीज़ को तो आप ये खास तौर से ध्यान रखना कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो एकदम टेंशन फ्री हो, आपका माइंड जो है एकदम रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, तो तभी जो है आप उस एग्ज़ाम को जो है अच्छे ढंग से दे पाओगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर में जब भी जा रहे हो तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाओ। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि भई टाइम से आप नहीं पहुँचे फिर हड़बड़ाहट के साथ जाते हो, आपका दिमाग जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका होता है। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण आपको बोला कि भई ये चीज़ है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लियरली इंस्ट्रक्शन को पहले आपको रीड करना है और उन इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो करते हुए आप एग्ज़ाम सेंटर तक जाए। किन-किन चीज़ों के उन्होंने मना कर रखा है भई ये चीज़ें नहीं लानी, उनको नहीं ले जाना है। साथ में जो चीज़ें आपको बोली है कि एडमिट कार्ड लाना है, उसके साथ फ़ोटो वगैरह कुछ भी लाना है, तो उन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखते हुए वो आपको साथ में लेके जाना है। जो भी अगर मान लो किसी ने ड्रेस कोड का भी बोला है तो उस ड्रेस कोड को भी फॉलो करते हुए जाना है। कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें ड्रेस कोड का भी रहता है कि भई आपको ये इस ड्रेस कोड के साथ आना है कि भी शूज़ पहन के नहीं आना है या फिर ऐसे कोई ज़्यादा जो जिप वाले जैसे टी-शर्ट है या फिर आपकी जैकेट वगैरह हैं, ठीक है ना? उनको जो है वो मना करते हैं भई ऐसे नहीं पहन के आना है या टी-शर्ट के अंदर ही आना है, ठीक है ना? तो ये सारी जो है चीज़ों को ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ताकि क्या है आपका वहाँ पर जो है माइंड डिस्टर्ब नहीं हो। एक तो चीज़ ये खास तौर से ध्यान रखनी। दूसरी चीज़ ये बताऊँगा कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम के अंदर आप बैठने जाते हो, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, पेपर आपके पास आ गया, तो सबसे पहले एग्ज़ाम देने से पहले अपने जो इष्ट देव हैं, ठीक है, अपने भगवान का नाम लीजिए और भगवान का नाम लेकर और अपने पेपर को जो है स्टार्ट कीजिए। जो भी आपको बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो भी पढ़ा है, वही मैं बहुत अच्छे ढंग से करूँगा और पूरी मेहनत के साथ जो है अपना 100% जो है वहाँ पर दूँगा। ओके, तो जब भी पेपर स्टार्ट करने बैठो उस कंडीशन के अंदर आपको 2-3 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप जो पेपर देने जा रहे हो, मैं आपको एक-एक चीज़ बताता हूँ कि आपको खास किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन्स है, जो भी आपके सामने क्वेश्चन्स आया है,
उस क्वेश्चंस को करने जा रहे हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को जो है पूरा रीड करना है। ओके, हम कह सकते हैं रीड क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस को क्या करना है, एकदम से क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चंस को आपको रीड करना है। पूरा क्वेश्चंस रीड होने के बाद में उसके जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को जो है आपको क्लियरली चारों ऑप्शंस को जो है पहले रीड करना है। जब भी पेपर सॉल्यूशन का तरीका यही होता है कि जब भी आप पेपर सॉल्यूशन कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस है उसको क्वेश्चंस को जो है आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को समझना है। समझने के बाद उसने क्या चार ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस को जो है आपको क्लियरिफाई करना है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप जो है आंसर दोगे। कई बार क्या होता है अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपने दिमाग के अंदर वो अगर आंसर चल रहा है पर अपन क्या है क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ा है। पूरा क्वेश्चंस पढ़ोगे उसमें एक्सेप्ट पूछा है या नोट लगा हुआ है, क्या चीज़ पूछी है उसको पूरा पढ़ के फिर जो है आपको आंसर की तरफ जाना है। ओके तो पहले क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, फिर ऑप्शंस की तरफ जाना, और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो है जो भी करेक्ट आंसर है उसके ऊपर टिक मारो। ठीक है, तो वहां पर जो है टिक मारना। आई थिंक ये जो पेपर है ये ऑनलाइन नहीं है, सारे ऑफलाइन पेपर है। ओएमआर शीट के अंदर आपको जो है वो राउंडेड करने पड़ेंगे। तो खास तौर से यहाँ पर एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम ये लगता है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ने का टाइम, फिर उसके बाद आप जो राउंड करते हो राउंड का टाइम लगता है। ठीक है ना, राउंड को भी ढंग से करना पड़ता है। अगर आपने कहीं भी राउंड जो है थोड़ा ऊपर नीचे या ऐसा कुछ हो गया या प्रॉपरली राउंड नहीं है तो वो क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाता है। तो खास तौर से ये ध्यान रखना है कि राउंड जो है जो भी राउंड कर रहे हो वो प्रॉपरली राउंड होना चाहिए एक तो। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि जैसे मान लो आपका आंसर नहीं भी आ रहा तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आंसर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आपको लास्ट में जो ए बी सी डी और ई ऑप्शन दे रखा होता है लास्ट में ई। ओके, वहां पर भी आपको राउंड करना जरूरी है। जिसका भी अगर आंसर नहीं आता तो उसका भी ई जो है ऑप्शन के साथ आपको भर के आना पड़ता है। ऐसा भी कई एग्जाम्स के अंदर दे रखा है, तो वो भी करना। अगर मान लो उसका आंसर नहीं आया तो आपको ई भरना ही है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, आपको आंसर इसका नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको करना। अगर मान लो बाई चांस ऐसा होता है कि जिनका आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक बार आप उनको छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। पर लास्ट में जैसे ही 5-7 मिनट का अगर टाइम आपके पास बचता है तो उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप फटाफट जो है उसमें राउंड मार सकते हो। एक तो ये चीज होगी, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद उसका आंसर देना। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया आपका, क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड करना है, ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर को करना है। और आंसर करते टाइम खास तौर से ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आप है उसके ऊपर राउंड जब भी करे वो प्रॉपरली राउंड करोगे। ओके, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, सेकंड चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैं अगर बीएमसी की बात करूँ, ओके, बीएमसी एग्जाम का है उसके अंदर 70-30% है। 70% आपके नर्सिंग के क्वेश्चन है, ओके, और 30% जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, आपके अदर सब्जेक्ट के, जिसमें ग्रामर भी आ गया, गुजराती ग्रामर है, जीके है, कंप्यूटर है, इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, और उसके अलावा अदर जो है जीके कोई भी हो सकता है, गुजरात लेवल का भी आ सकता है, स्टेट आपके स्टेट लेवल का, दूसरे स्टेट या इंडिया लेवल का, या फिर करंट जीके जो चल रहा है उनके भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो उन सबको आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि प्रॉपरली जो है ये चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना। तो 70% जो क्वेश्चन जो नर्सिंग के हैं, तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी आपको कि अगर बीएमसी का जो एग्जाम कैंडिडेट दे रहे हैं उनके लिए खास तौर से ये है कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी उन क्वेश्चंस को दो जो आपके फील्ड के, है ना। अगर आपके इस फील्ड वाले क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो 70 क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इनको दो, उसके बाद प्रायोरिटी इनको देना, ठीक है ना। जो इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि नर्सिंग का अपने एग्जाम दे रहे तो अपने को पता है कि नर्सिंग फील्ड ही अपना स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी वाला थोड़ा वीक हो सकता है। हालांकि किसी की अच्छी तैयारी हो तो वो उस फील्ड पर भी खास ध्यान दे सकता है। पर 70 क्वेश्चन जो है इनके ऊपर आपको खास तौर से ध्यान रखना। तो पहले जो है वो नर्सिंग वाले जो 70 क्वेश्चन हैं उनको ध्यान दीजिए, और इन क्वेश्चन को करने के बाद टाइमिंग का खास तौर से ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास। कितना टाइम ड्यूरेशन है? 90 मिनट्स का। क्वेश्चन कितने हैं? 100 है। यानी एक क्वेश्चन के ऊपर जो 100 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 1 मिनट भी पूरा आपको नहीं मिल रहा है, यानी लगभग 45 to 50 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 45 to 60 सेकंड का टाइम एक क्वेश्चन के ऊपर आपको मिल रहा है। इसका खास तौर से ये ध्यान रखना आपको कि जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चंस को ढंग से भी पढ़ना, चारों ऑप्शन भी पढ़ना, और साथ में जो है आंसर को टिक भी मारना है। तो ये आपका इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो जाना चाहिए खास तौर से, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिंगल लाइन वन लाइनर होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकंड लगे, ऑप्शन पढ़े 15 से 20 सेकंड के अंदर ऑप्शन पढ़ के आप 5 सेकंड के अंदर राउंड कर देते हो, यानी एक क्वेश्चन के ऊपर जो है आपको 30 या 35 सेकंड लगे हैं, वो टाइम आपका बच जाता है। या कोई बड़ा क्वेश्चन है वो टाइम फिर उस पर लग जाता है। तो किसी क्वेश्चन में बहुत कम टाइम भी लगेगा, किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो टाइम को मैनेज करते हुए ही आपको चलना है, फर्स्ट थिंग तो ये चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का इस प्रकार से जो आपको करना है। तो बीएमसी वाले जो कर रहे हैं ये, और जो आईकेडीआरसी के पेपर जो दे रहे हैं तो उनमें भी क्या है, उसमें 75 क्वेश्चन शायद नर्सिंग के और 75 क्वेश्चन ही आपके
अदर सब्जेक्ट के हैं। तो इनमें भी ये ध्यान रखना कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे नर्सिंग स्ट्रॉन्ग है, तो वो खास तौर से ध्यान रखें कि नर्सिंग का जो है कम से कम टाइम के अंदर नर्सिंग का जो है वो पेपर सॉल्यूशन में कम टाइम ले, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। यहाँ आपको टाइम कम लग सकता है, यहाँ आपकी तैयारी अच्छी है तो कम टाइम लग सकता है। तो इसको ज़्यादा टाइम देकर फटाक से कम टाइम के अंदर जो है आपको ये क्वेश्चन पूरे करने हैं। दूसरी चीज़ है, बाकी वाले जो 75 है इस पर आप थोड़ा बाद में ज़्यादा टाइम दे सकते हो, जैसे रीजनिंग है या मैथ्स वगैरह कोई क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, उनके ऊपर थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो अगर यहाँ पर आपने टाइमिंग कम दिया तो। ओके, तो इन सब चीज़ों का खास तौर से आपको एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करूँ, दूसरी में बात करूँ आपसे, तो सेकंड चीज़ ये है कि क्वेश्चंस को आपने पढ़ा, ऑप्शंस आपने पढ़े, आंसर आपने करेक्ट किया, ठीक है। अब चीज़ ये होती है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अपने 50-50 में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन आ गया कि कोई भी क्वेश्चन आया उसमें आप कंफ्यूज हो, दो ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन दे रखे थे, ए बी सी डी, चार ऑप्शन थे ए बी सी डी। इसमें आपने क्या किया, दो ऑप्शन तो आपने गलत मान ही लिए, भाई ये तो पक्का ही नहीं है उसका, उसमें आप तो 100% श्योर हो कि ये दोनों ऑप्शन तो इसके हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन ए और बी दो बचे हैं और यहाँ पर आपको कंफ्यूज है कि 50% राइट ये भी हो सकता है, 50% राइट ये भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है वो आप थोड़ा सा दिमाग के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है हल्का रिस्क ले सकते हो। ये रिस्क ये ले सकते हो कि इनमें से आपको 50-50 लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को करने की रिस्क ले सकते हो, वरना मत करो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, आप बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन हो, ओके, कि भाई इनमें से कोई भी सही हो सकता है, उस क्वेश्चन के ऊपर कभी भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्क जो होते हैं, जितना आप नेगेटिव करोगे, तो ये याद रखना कि एक क्वेश्चन नेगेटिव आप करें, आप सोचोगे 10 क्वेश्चन नेगेटिव करूंगा, 1/4 माइनस जा रहा है, ठीक है, ओके, 1/4 माइनस जा रहा है, तो मतलब चार क्वेश्चन गलत करने पर एक नंबर कट रहा है आपके, है ना। चार क्वेश्चन करने पे एक, और चार क्वेश्चन पे मैं तुक्का मारूं, उसमें से मान लो दो सही हो गए तो मेरा काम बन जाएगा। पर ये सोचो कि आपने जो चार क्वेश्चन पे तुक्का मारा है उसमें से अगर एक सही हो जाता है, ठीक है, चार पे तुक्का मारा, तीन गलत हो गए, एक सही हुआ, तो आपको लॉस कितना हो रहा है बताओ, कितना लॉस हो रहा है। आप सोच रहे हो कि मेरा लॉस तो क्या हुआ, चार क्वेश्चन थे, मैंने तुक्का मारा, एक सही हो गया, मेरे को एक नंबर आ गया, माइनस कितने हो रहे, तो माइनस तो 0.75 ही हो रहे, मेरे को यहाँ 2.5 प्लस 0.25 में प्लस में हूँ, नहीं प्लस में नहीं हूँ। आपने चार क्वेश्चन पे तुक्का मारा है, चार में मतलब तीन नंबर तो ऑलरेडी चले गए, जो रॉन्ग थे वो तीन क्वेश्चन तो चले ही गए आपके, प्लस साथ में कितना है 0.75 का और लॉस हो गया, यानी आपने चार में से टोटल लॉस कितना किया 3.75 का, और आपको फायदा कितना हुआ, ओनली 0.25 का फायदा हुआ है। समझ आ रही बात, यानी इतने आपके माइनस चले गए, एक तो चार क्वेश्चंस भी चले गए, चार में से आपने माइनस भी किया, और माइनस करने के बाद इसलिए तुक्के मारने की कम सोचना, ठीक है ना, कि भाई नहीं अब तुक्कर मार लेते हैं, तुक्के मार लेते हैं, क्या पता 10 तुक्के मारूंगा, 10 में से दो सही हो गए तो भी अपना काम बन जाएगा, नहीं, उसमें काम नहीं बनता है। 10 क्वेश्चन पे आप तुक्का मारते हो, 10 क्वेश्चन गलत होते तो 10 नंबर तो ये गए, 10 क्वेश्चन गलत हुए इसके 10 नंबर तो ये गए, प्लस 2.5 नंबर ये गए, ठीक है, टोटल कितना नुकसान हो गया, 12.5 नंबर का आपको, समझ आए, 10 क्वेश्चन के पीछे 12.5 नंबर का नुकसान हो रहा है, और उसमें से एक सही हो रहा है, तो आप कौन सा फायदा उठा रहे हो, कोई भी फायदा नहीं मिल रहा उसमें। तो सबसे नेगेटिव चीज तो ये ध्यान रखना है नेगेटिविटी का, कि नेगेटिव कम से कम हो आपके, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनका आंसर आपको परफेक्ट पता है उन आंसर को ही टिक मारे, नेगेटिविटी में बहुत कम जाए, जितने कम नेगेटिव करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। एक चीज तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना, तुक्का तो मारना ही नहीं है। अगर इन चारों में से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्लियरली उस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाओ, रिस्क वहीं लेनी है, मैं बता रहा हूँ, रिस्क उसमें ही लेनी है कि अगर आप दो ऑप्शन के ऊपर अगर 50-50 हो तो ही रिस्क लो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है कि मैं रिस्क लूं या नहीं लूं, ठीक है। तो अगर 50-50 है तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो, जिसका मैं आपको कह सकता हूँ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। एक दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप 50-50 कंफ्यूज हो तो एक दो क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर आप ज्यादा ही क्वेश्चन पे अगर 50-50 हो, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन ऐसे आगे जिसपे आप 50-50 चल रहे हो, ये 10-15 क्वेश्चन ऐसे जिसपे मेरे को डाउट लग रहा है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तब आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना। 50-50 वाले में थोड़ी रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा उसके ऊपर तो आपको लेनी नहीं, इसलिए सबसे कम से कम नेगेटिव करना है, ये इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना कि जितना कम हो सके उतना नेगेटिव करना है। ओके, तो दो चीजें होगी, एक तो आपको एक ऑप्शन के साथ क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, सेकंड चीज मैंने आपको बता दी कि नेगेटिव क्वेश्चंस का खास तौर से ध्यान रखना है, कम से कम नेगेटिव करने, जितना आंसर आ रहा है उन क्वेश्चंस का परफेक्टली आंसर देना है, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुक्का मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरी बात टाइम का मैंने बता दिया, टाइम के साथ चलना है, क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना, जिस क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन को छोड़ दो, बार बार उस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। आखिर में लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो उसको देख लो, टाइम नहीं बचता तो उस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो।
ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको ई भी भरने, अभी नहीं भरनी है तो कोई बात नहीं, ई पर आप टिक अभी मत मारो, पर लास्ट में आप देखो कि मेरे पास अभी भी 5 या 7 मिनट टाइम पड़ा है, तब जो क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं उनके ऊपर एक बार जो है आप वापस नजर मार लो, और उसमें से अगर आपको कोई लग रहा है तब आप आंसर भर दो, नहीं लग रहा तो उन सबको ई करते जाओ और फाइनल सबमिट कर दो। ये इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना। ओके, तो दोनों चीज़ों में यही ध्यान है कि वहाँ 70% क्वेश्चन जो है वीएमसी के अंदर नर्सिंग के आ रहे हैं, तो वहाँ आपको अच्छा मौका मिल रहा है। यहाँ 50-50 है, तो यहाँ पर भी किसी जिन लोगों की अच्छी तैयारी है उनको भी अच्छा मौका मिल रहा है। तो दोनों में से किसी भी पेपर को जो भी देने जा रहे हैं, तो खास तौर से ये ध्यान रखना कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उस स्ट्रॉन्ग जोन को जो है पहले करना है, ये ध्यान रखना, ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। और जो वीक जोन है उसको बाद में करोगे। स्ट्रॉन्ग जोन को पहले करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग जोन पहले कर रहे हो और टाइम ज्यादा ले रहे हो, नहीं। स्ट्रॉन्ग जोन का मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पहले करो और साथ में टाइम इसके अंदर बचाओ। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बहुत ही कम टाइम लो, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, आपको आंसर पता है, फटाक से टिक मारा, आगे चलते जाओ, टाइम बचेगा। और जो वीक है वहां पर आपको फिर बाद में क्या मिले, टाइम मिले। यहाँ पर आपको टाइम बचे, इसलिए यहाँ कम से कम टाइम लेना और जल्दी से जल्दी आंसर भी देने। तो ये चीज खास तौर से ध्यान रखें, ताकि वीक के ऊपर आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ भी सको, आपके पास टाइम भी मिले और उसको आप सॉल्यूशन भी कर सको। इन चीजों को खास तौर से ध्यान रखना है। ओके, दूसरी चीज के ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी माइंड के अंदर आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है। एग्जाम देने बैठ रहे हो, माइंड के अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स माइंड के साथ आराम से एग्जाम को जो है आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इम्पॉसिबल वर्ड में खुद में ही एक इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो खुद ही बोलता है आई एम पॉसिबल। ओके, इम्पॉसिबल वर्ड खुद ही बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल दुनिया के अंदर कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर इतना विश्वास है। खुद के अंदर विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो कि मैंने जो पढ़ा है वो अच्छे ढंग से पढ़ा और मैं इस पेपर को अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। तभी जाकर आप जो है, इस कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप अच्छा पेपर दे पाओगे। एक चीज का ये ध्यान रखना। ठीक है, माइंड के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है, थॉट को गलत बिल्कुल नहीं ले जाना कि मेरे इतने सब्जेक्ट थे मैंने ये पढ़ा नहीं है। अब जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, बस भूल जाओ उसको, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन उसमें हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, एक भी क्वेश्चन नहीं आए या एक दो क्वेश्चन आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पढ़ी हुई चीजें उसको गलत नहीं करना है, जितना रीड किया है उसमें से जो क्वेश्चन आए उनको रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे हमारे इस ऐप के ऊपर जो है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो हमने सॉल्व भी करवाए हैं, यूट्यूब के ऊपर आप जा सकते हो। हमारे वाइटल नर्सिंग अकेडमी का जो ये यूट्यूब है इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवाए हुए हैं, तो ये भी आपको काफी फायदा देंगे। लगभग आप मान के चलना आपको 30 to 40% क्वेश्चन जो है इनमें से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं प्रीवियस ईयर के, ये ध्यान रखना खास तौर से। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को जो है वो आराम से ढंग से एक बार सारे नजर मार के जाना। ठीक है, हो सकता है आज का टाइम आपके पास खूब पड़ा है, आज भी पड़ा और कल भी लगभग 10-11 बजे तक का टाइम आपके पास है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको जो है आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखने तो हमारे यूट्यूब वाइटल नर्सिंग अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ वहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हमने सॉल्यूशन दे रखे हैं। चैनल को लाइक भी करना, अपने ग्रुप के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना, ताकि और भी आगे कोई नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचे। तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चैनल देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, बिल्कुल लाइक करना आपका बनता है, सब्सक्राइब करना भी बनता है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुँचा सके। ओके, तो लाइक जरूर करें, जो भी चैनल देखते हैं उनको लाइक करना बहुत जरूरी है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी, और बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस करें, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचेगा। हम यहाँ से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है यहाँ से बताएंगे वो आप तक पहुंचेगी और आप उन चीज को जो है फॉलो करते हुए अपना एग्जाम जो है वो अच्छे ढंग से दे पाएंगे। तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर भी जरूर करना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, वो ये चीज है कि अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे जो है मैं क्वेश्चंस, कोई पर्सन से क्वेश्चंस करने बैठा, कई बार क्या होता है पेपर के अंदर देखो सीरीज चेंज होती है। ठीक है, A B C D ऐसे करके सीरीज आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पहले वाले 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फर्स्ट के ही 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको कुछ भी नहीं पता होता है। समझ में आ रही बात, होता है क्योंकि सीरीज चेंज होने के बाद कई पर्सन कैसे होते हैं कि फर्स्ट सीरीज ऐसी आती है, शुरुआत के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं वो फटाफट करते जाते हैं। ठीक है, पर उस और कई पर्सन ऐसे होते हैं कि सीरीज के अंदर पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे 5 या 7 जिनमें आपको पता भी नहीं होता है कि भाई कहाँ से पूछ लिए, ये क्या आ गया, ये क्या हुआ। ठीक है ना, उन सब चीजों को आप नहीं देखे, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, छोड़ते जाइए। ठीक है, नहीं आ रहे 5-7 या 10 क्वेश्चन ऐसे हैं वो देते भी है और वो
इनमें से आप ही नहीं, सारे कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज रहेंगे, वो क्वेश्चंस कोई भी नहीं जो है सॉल्व नहीं कर पाता है। हमेशा क्वेश्चंस का पैटर्न जो रहता है वैसे रहता है। 100 अगर क्वेश्चंस है तो उसमें से ये याद रखना कि लगभग 50% क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं, जो हर कोई आंसर दे सकता है, ईजी होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, ठीक है ना। 50% ऐसे होते हैं, 30% मीडियम होते हैं, और लगभग 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल जो है हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनका आंसर बहुत ही रेयरली जो है आप दे पाते हो। उसमें से भी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनका आंसर लगभग हर कोई गलत करके आता है, किसी को भी उसका आंसर पता नहीं होता। तो ये मत सोचो कि ये सबको पता होगा, वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पैटर्न ही ऐसा होता है। 50% ऐसे ईजी होते हैं, लगभग सारे कैंडिडेट कर पाते हैं, हो सकता है कि दुके कोई नहीं कर पाए। 30% जो जिस अच्छी तैयारी रखे वो कर जाते हैं, और 20% ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेयरली कर पाते हैं, बहुत ही रेयरली कर पाते हैं। हालांकि किसी का तुक्का चल जाता है या किसी का पढ़ा हुआ है और दिमाग में आ गया तो वो आप चीज खास तौर से माइंड में रखना कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कोई नहीं कर पाएगा। आपने नहीं किए तो कोई बात नहीं, तो पहले के अगर मान लो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें आपको आंसर नहीं पता है, तो आप उसमें घबराए नहीं, आगे बढ़ते जाएं। आगे भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको आंसर पता होंगे, तो उन क्वेश्चंस को देखकर आपको घबराना नहीं। अगर उस क्वेश्चंस को देखकर आप घबरा गए, ठीक है, आपके मन के अंदर थोड़ा रह गया, यार इतने क्वेश्चंस हो गए, ये तो पता नहीं अब कहाँ से आ गए, होगा क्या आगे, क्या होगा आगे, मैं क्वेश्चंस अगर सारे ऐसे हुए तो मैं कैसे करूंगा। नहीं घबराना, आगे क्वेश्चंस और भी हैं, वो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल माइंड के अंदर स्ट्रेस नहीं रहना, कोई बात नहीं, आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ते जाओ, आगे की तरफ बढ़ो। अगर अच्छे क्वेश्चन जो है वो आगे जरूर है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके सारे क्वेश्चन हार्ड आए इसका मतलब सारे ही हार्ड है, नहीं। ओके, क्योंकि एग्जाम पैटर्न ही ऐसा होता है जिसमें 50 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो मीडियम होते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके भाग के अंदर पहले ही 20 क्वेश्चन जो है वो हार्ड आ गए पहले वाले। उससे आगे जाओगे तो आपके मीडियम और जो इजी क्वेश्चन है वो पीछे की तरफ है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है वो भी। पर आपको पहले ही आपके क्वेश्चन ऐसे थी कि पहले ही उन्होंने टक्कर ऐसे दे दी कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो पहले क्वेश्चन आए 10 वो बहुत ही हार्ड है, तो उससे घबराना नहीं है। आप आगे बढ़ते जाओ, माइंड को शांत रखने की कोशिश करना, काम रखने की कोशिश करना, जिससे क्या है कि आप आगे वाले क्वेश्चन है उनको रॉन्ग नहीं कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन देखकर जो पीछे वाले क्वेश्चन है उनको भी आप रॉन्ग कर देते हो। तो इन चीजों का खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि इतना जो है आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। टाइम का पंचुअल मैंने बता दिया, टाइम के साथ चलना है, ठीक है। यही कहूंगा कि माइंड को जो है वो एकदम शांत रखते हुए क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व आपको करने, ओके। और पढ़ाई जो आपने कर ली है वो इतने टाइम तक जितनी की है वो हो गई है, अब पढ़ाई की तरफ जो है भागने की कोशिश मत करना। माइंड को शांत रखते हुए जितने भी आपने पढ़ाई की उनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पेपर प्रीवियस ईयर के हैं उनको पढ़िए, ठीक है। अब जो जितने भी क्वेश्चंस है वो निकाल सकते हो निकालिए, थ्योरी के ऊपर अब मैं नहीं जाना है, अब थियरी सब्जेक्ट की तरफ मत जाओ। अब जितने क्वेश्चंस निकाल सकते हो उतने क्वेश्चंस निकालो, माइंड को शांत रखते हुए जो है वो एग्जाम देकर आ जाओ, ठीक है। 100% आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो आप अच्छा एग्जाम दे पाओगे, अगर खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो एग्जाम अच्छा नहीं होगा, ओके। तो ये चीज को ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस लेवल की कभी कमी नहीं आनी चाहिए आपके पास। कॉन्फिडेंस जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अपने खुद को जो है एकदम काम रखना है एग्जाम देते टाइम, ठीक है, ओके। क्वेश्चंस को जो है वो केयरफुली पढ़ना है, केयरफुली रीड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो है वो एकदम आराम से केयरफुली क्वेश्चंस को जो है रीड करना है। रीड क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करो, और उसके बाद चारों ऑप्शंस को भी रीड करना है, ओके। रीड ऑप्शंस, ऑप्शंस को भी ढंग से रीड करना है। उसके बाद जो है आपको आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना। आंसर बाद में सेलेक्ट करोगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, उसके बाद 50-50 जिस क्वेश्चंस के अंदर है आपको डाउट, उन क्वेश्चंस के अंदर आप रिस्क ले सकते हो यहाँ पर। और जहां पर आपको 100% ही डाउट है वहां नो रिस्क, वहां कोई रिस्क नहीं लोगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कोई तुक्का नहीं मारोगे, यहाँ तुक्का मारोगे तो आपके नेगेटिव मार्क आएंगे, नेगेटिविटी की तरफ कम जाना है। नेगेटिव मार्क कम से कम नेगेटिव करके आने, जितने ज्यादा नेगेटिव करोगे नुकसान आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव करने के बाद आप अगर 10 नेगेटिव कर रहे हो इसका मतलब आपका कितना पहुंच गया, 90 से ही आपका मेरिट निकलेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आपने नेगेटिव कर दिए, इसलिए आपको अब 90 में से जितने मार्क आ रहे हैं वो आपके होंगे। देखो समझ में आ रही है। अगर 30 नेगेटिव करे तो आपके पास सिर्फ पीछे कितने बचे, 70 में से भी ये 30 तो नेगेटिव वाले जाएंगे, है ना। 30 नंबर जो नेगेटिविटी है 30 तो ये भी गए, और ये जो आपने गलत किए हैं, ठीक है ना, 1/4 के अकॉर्डिंग 30 गलत करते हो तो कितने कितने नंबर जा रहे हैं आपके, लगभग 8-9 नंबर, है ना। ओके, 7.5 के आसपास नंबर, तो 7.5 ये भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको लगभग 62 के आसपास जो है वो नंबर, उसमें से जो क्वेश्चन है वो अब आप कितने किए वो बनेंगे। तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव बहुत कम करने हैं, बहुत ही कम जो है वो नेगेटिव करके आने, है ना, ये चीज ध्यान रखना।
तो ये मत सोचना कि मैं जितने ज़्यादा करूंगा उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं। आप अगर मान लो करेक्शन है आपका अच्छा ढंग से है, आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं उस पर आप अगर 100% श्योर हो कि मैंने जो भी किए वो राइट है, और भले ही आप 70 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो, 100% श्योर हो, तो यहाँ ये सिलेक्शन दे देगा। ये नहीं कि मैंने 70 ही किए 100 करता तो शायद सिलेक्शन होगा। इतना अगर आप करेक्शन है और उसके बाद अगर आप रिस्क ले रहे हो तो गलत चीज़ है, मैं तो उनको मना करूंगा। जो पर्सन एग्जाम दे रहा है उसको करेक्ट एकदम कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो 70 क्वेश्चन किए हैं इसमें से मुश्किल से ही 2 रॉन्ग होंगे, वो पर्सन आगे फिर नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाए। अगर आपने 70 क्वेश्चन किए हैं और 70 ही आपके राइट हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 गलत हो रहे हैं, वो पर्सन जो है वो रिस्क की तरफ नहीं जाए, वो मेरिट में आ रहे हैं। उन पर्सन के लिए मैं रिस्क लेने का बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो कोई बोल रहे मेरे 58 ही राइट हो रहे हैं, वो जरूर अगर 50-50 डाउट वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर रिस्क ले सकता है। ओके, ऐसा पर्सन जिसके 70 राइट हो रहे हैं वो रिस्क की तरफ नहीं जाए। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको यही ध्यान रखना है कि जिसका भी आप 100% श्योर हो उनका आंसर आप पहले दीजिए। 50-50% अगर है कंफ्यूजन, उनका आंसर आप बाद में दीजिए। और बिल्कुल ही कंफ्यूज हो, 100% ही आप कंफ्यूज हो, वो तो आप बाद में ही रखो, सबसे लास्ट रखो। और अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना उनकी तरफ जाओ ही ना। सबसे पहले तो जिनके ऊपर आपको 100% श्योर हो उन श्योर को आप पहले टिक मारो, फिर 50-50 वाले हैं उनके ऊपर, और जिनके ऊपर बिल्कुल कंफ्यूजन आपको पता ही नहीं है क्या है तो उनके ऊपर रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेनी है, नो रिस्क। ठीक है, इन क्वेश्चंस को या तो आप सीधा ऑप्शन ई भर के आ जाओ, आंसर ही नहीं पता है, ठीक है, तो यही आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पर तो रिस्क वो लेगा जिसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, उसके मुश्किल से 30-40 अगर राइट हो रहे हैं वो भले मैं तो कर रहा हूँ पूरे टिक मार के आ जाए। जिस पर्सन के 30 या 40 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भले पूरे 100 के 100 टिक मार के आ जाए, उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? 30 में कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। रिस्क उनको नहीं लेनी है जो क्वेश्चन 60 से ऊपर सही करके आ रहे हैं, उनको बहुत कम रिस्क लेनी है। इनको बहुत नेगेटिव की तरफ बहुत कम जाने का रखना है कि हम नेगेटिव की तरफ कम जाए। 60 से ऊपर अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, नेगेटिव की तरफ कम जाओ, बहुत ही कम जाना। जो 100 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ओके, और वहां अगर मान लो IKDS जो 150 क्वेश्चन है, ओके 150, उनको तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आप मान लो 110 या 115 क्वेश्चन राइट से ऊपर जा रहे हैं तो उनको भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिस्क यहाँ वो लेंगे कैंडिडेट जो 80 या 70 क्वेश्चन राइट करके आ रहे हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ जाने वाला नहीं, नया सिलेक्शन होने वाला है। तुक्का बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, सेम ही 70 ही राइट हो रहे हैं, कहाँ सिलेक्शन हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि उन कैंडिडेट्स को कभी भी, ठीक है, जो 110 जो है IKDRC के अंदर जा रहे हैं और VMC के अंदर अगर 60-65 क्वेश्चन राइट जा रहे हैं, बहुत कम रिस्क लें, क्योंकि यहाँ आपको नेगेटिव से बचना है। नेगेटिव जाओगे तो क्वेश्चन वापिस जो है मार्क्स है वो कम होने के चांसेस रहते हैं, नेगेटिविटी की तरफ आपको नहीं जाना है। ओके, तो इन खास चीज़ों का इनका ध्यान रखना है। फिर से मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और बेस्ट विशेष एग्जाम के लिए आराम से एग्जाम देना, घबराने की जरूरत नहीं है। और यही सोचना कि इस एग्जाम सेंटर के अंदर जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और मैं ही सबसे अच्छा करूँगा। आई कैन डू इट। ओके, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप अच्छे ढंग से जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये खास तौर से चीज़ों का ध्यान रखना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा हाई करके आराम से जाना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो अभी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अभी भी आपके पास कम से कम 12-13 घंटे 15 घंटे का टाइम पड़ा है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो कर सकते हो। माइंड को अभी शांत रखो। अब जो है ज़्यादा माइंड के ऊपर लोड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब माइंड को आपको शांत रखना है। अब ये सोचो कि आज रात को मैं वो बुक्स भी निकाल कर पढ़ लूँ और वो भी निकाल के पढ़ लूँ, इतना लोड लोगे तो जो पढ़ा हुआ है उसको भी भूल जाओगे। अब दूसरी बुक्स की तरफ नहीं भागना है। अब तो आपको शॉर्ट जो भी जितने भी क्वेश्चंस जो है निकाल सकते वो निकालो। अब आलतू फालतू की बुक्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फलानी बुक्स है, अपने दोस्त को फोन करे, यार वो बुक्स तूने कौन सी पढ़ी, तूने कौन सी पढ़ी। जो भी कुछ भी पढ़ रहा है, दूसरा कुछ भी पढ़ रहा है, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं, आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। ठीक है, कई लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, उससे फोन करते तूने क्या पढ़ा, उससे कर तूने क्या पढ़ा, और उसने ये बुक पढ़ी, मैंने तो वो पढ़ी नहीं। फिर वो भागते हैं उस तरफ कि मैं तो वो बुक पढ़ लूंगा, ये पढ़ूंगा। नहीं, आपने जो पढ़ा है सफिशियंट है, उसने जो पढ़ा है सफिशियंट है। जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा वो उसने पढ़ा हो, या उसने जो पढ़ा वो आपने नहीं पढ़ा है। ओके, तो सबने बराबर ही पढ़ा हुआ है, तो आपको इधर उधर भागने की अब जरूरत नहीं। आप माइंड को जो है वो शांत रखना है और आराम से जो है वो एग्जाम देना है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। VMC और IKDRS के अंदर जितने भी कैंडिडेट जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपना सबसे बेस्ट दें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास जो अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओके, और आपको जो ये पेपर आप जो करके आओगे, ये पेपर हो सकता है कि हमारे पास जैसे ही आएगा
तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देंगे। ओके, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर का जो सॉल्यूशन हम करवाएंगे तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप जो आप क्वेश्चन पेपर करके आए उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास जो भी हमारे नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन चीज़ों को आप देख पाओगे। और साथ में कोई भी नोटिफिकेशन अगले जो एग्जाम आएंगे उनसे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, दूसरी जो वैकेंसीज वगैरह आएगी उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, दूसरे भी एजुकेशन अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी और दूसरी भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली प्रीवियस ईयर के पेपर ही डाल रखे, नहीं, और भी सब्जेक्ट के जो है पॉइंट वाइज जो है गोल्डन पॉइंट के हमने जो है वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी आप देखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जो है वो शेयर भी जरूर करें। तो इसी आशा के साथ आप सबको जो है ऑल द बेस्ट। ओके, और आई होप आप अपने इस एग्ज़ाम को जो है बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे और इस एग्ज़ाम को जो है आप क्रैक करके आओगे और आपका जल्द से जल्द जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, इसी विशेष के साथ आप सबको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।